हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की अगली वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है केमिकल बॉन्डिंग, जो आज टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्ड लेंथ होता है क्या है, तो हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ होता है क्या और कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ होता है क्या है वो देखते हैं हम। इट इज डिफाइंड एक मिनट, इस मार्कर को थोड़ा पतला कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two bonded atom in a molecule तो बॉन्ड लेंथ होता है क्या है, ठीक है। दो बॉन्ड के बीच का जो लेंथ होती है हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। सिंपल सा, ए और बी दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उनकी जो लेंथ होती है वो कहलाती है आपकी बॉन्ड लेंथ। डेफिनेशन बोल रहा है, इट इज डिफाइन द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पे कोवलेंट होता तो कोवलेंट रेडियाई और आयनिक होगा तो आयनिक रेडियाई। अब समझते हैं होता है क्या, स्टेटमेंट तो लिख दिया। आपके पास एटम ए, ये एटम ए and this one is atom B। ये क्या है, एटम B। एटम A को मैंने देखो यहाँ पे बड़ा लिखा है, मतलब इसका साइज काफी बड़ा है। जो बड़ा हुआ एटम होता है वो कौन सा कहलाता है आपका, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एनायन। क्या होता है वो, एनायन, क्योंकि एनायन का साइज अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम से ऑलवेज ग्रेटर होता है। एनायन का साइज अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम से ऑलवेज ग्रेटर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कैटायन हमेशा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होता है, ये कहलाएगा आपका कैटायन, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ होता है क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये दो बॉन्डेड एटम है, एटम ए एंड एटम बी। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इन दोनों के जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम यहाँ पे व्हाइट कलर से लिख रहे हैं, ये आपका कहलाता है बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। और इसको आपने दूसरे नाम से भी पढ़ा होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। दो बॉन्डेड एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो बॉन्डेड एटम के जो बीच का डिस्टेंस होता है, हम उनसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ तो सबको पता चल गया है बॉन्ड लेंथ होता है क्या। अब हम पढ़ते हैं इसके फैक्टर्स। क्या फैक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से ज्यादा। तो फैक्टर्स हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि बॉन्ड लेंथ पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं या इफेक्ट करते हैं, आप बोल सकते हो। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। फर्स्ट, साइज ऑफ एटम। तो फर्स्ट फैक्टर बताता है कि ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, greater the size of atom, greater is the bond length, greater is the bond length, greater is the bond length। जितना बड़ा एटम का साइज होगा, एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं HF, HCl, HBr,
एंड HI, HF, HCl, HBr एंड HI। तो पूछा जाएगा किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो हम देख रहे थे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होता है हमें पता भी है, ये चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजन ग्रुप के एटम्स हैं, ठीक है, जिसमें फ्लोरीन पहला मेंबर होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। HF के साथ इसकी बॉन्ड लेंथ थियरी, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, क्या होता है डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज करता है। तो ये HCl, दिस वन इज HBr एंड HI। तो दिख रहा है मैं डाउन द ग्रुप जैसे मैं जा रहा हूँ तो एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाते तो साइज बढ़ता है एंड क्लोरीन से ब्रोमीन पे जाते तो साइज और इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका हुआ, आयोडीन का। तो बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, HI, HI की सबसे ज्यादा, उससे कम HBr, HCl एंड HF, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम पे, जितना बड़ा साइज ऑफ एटम उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे दिख रहा है बॉन्ड लेंथ किन पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ एटम्स पे। तो इसको नोट कर लेना, अगला आ रहा है, इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, सेकंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ग्रेट, यहाँ पे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलते हैं, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, shorter is the bond length, shorter is the bond length। तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी, मतलब सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, मल्टीप्लिसिटी अगर इंक्रीज होती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है एंड सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल एंड विच इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी उतना छोटा बॉन्ड, और जितनी कम मल्टीप्लिसिटी उतना ही बड़ा बॉन्ड। इसको अभी एक्सप्लेन भी करेंगे थर्ड फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन से कि ऐसा क्यों होता है, और आगे हम सिग्मा पाई बॉन्डिंग तब पढ़ेंगे VPT और VSEPR के पास, तो वहां पे भी देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कौन लेंथ वाइज लॉन्ग है और कौन शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी मींस सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, उतना ही शॉर्टर उसकी बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है और ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टर, ठीक है, क्लियर, नोट कर लेना ऐसा। तो हम अगले फैक्टर पे आ रहे हैं, पहला था साइज ऑफ एटम, second multiplicity of bond and third one is hybridization, तो थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड फैक्टर आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो सिंगल बॉन्ड होता है, हम सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसकी, sp3। इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, एक पूरा टॉपिक होगा काफी इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग का, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो डबल बॉन्ड होता है वो sp2, डबल बॉन्ड जो होता है वो sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड दिस वन इज sp। तो सिंगल बॉन्ड sp3 कैरेक्टर शो करता है, डबल बॉन्ड sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड sp। तो टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, तो देख लो, हमें पता है कार्बन कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल और ये सिंगल। अभी हमने पढ़ा है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है और ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टर, ऐसा क्यों, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
डबल बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको पढ़ने के लिए पहले हम देख लो, यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट। हमें पता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास sp-df में से कौन होता है? ये s, ये p, ये d एंड f। sp-df आपको पता ही होगा, न्यूक्लियस के सबसे पास s, उसके बाद p एंड d एंड f। क्लियर? पहले परसेंटेज निकालते हैं इसकी। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसको राइट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एस परसेंटेज p परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो sp3 कैरेक्टर शो करता है। अब देखो sp3 का मतलब क्या है? टोटल परसेंटेज होती है 100 को 4 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट s का है और 3 पार्ट्स p का। एक पार्ट किसका है? s का और 3 पार्ट p का। तो टोटल कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है? 100, 4 में, जिसमें से एक पार्ट s का है, तो ये हुआ 25% और 3 पार्ट्स p का है, इट मींस 75%। तो कोई पूछे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s की परसेंटेज कितनी है? 25, एक, और बची हुई किसकी है? p की 75। दूसरा था डबल बॉन्ड, जो कि होता है sp2। अब देखो 100% होती है टोटल, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो s का कितना है? 33 और इसका 66 बोल रहे हैं, 67, ठीक है, वो पॉइंट में वैल्यू आएगी। लास्ट वन इज ट्रिपल बॉन्ड, जो कि sp कैरेक्टर शो करता है, sp ट्रिपल बॉन्ड। तो 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में डाल दूं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, हमें पता है न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है? s। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या है? ये एबिलिटी होती है एटम की जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। ये एबिलिटी होती है एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। और किसके पास ज्यादा होगा? जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा। तो s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद p, d एंड f, ठीक है, जनरली। तो s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल, पहले ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर द s कैरेक्टर, ठीक है, ग्रेटर द s कैरेक्टर, greater is electronegativity, greater is electronegativity। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। तो साइज क्या हो रहा है? शॉर्टर, ठीक है। साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे समझ लेना, जितनी ज्यादा s कैरेक्टर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एटम का साइज उतना ही स्मॉल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसका है? जो कि मैंने परसेंटेज भी लिख दिया है राइट में। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें होता है? 50% ट्रिपल बॉन्ड में। तो ग्रेटर s कैरेक्टर, ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। इसीलिए जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है साइज वाइज एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो दोबारा देख लो, जितना ज्यादा s कैरेक्टर, कितना s कैरेक्टर इसमें? 50%। तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी छोटी उसकी बॉन्ड लेंथ, उतना छोटा उसका
बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है और बॉन्ड लेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ होता क्या है, तो दो एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज पे, मल्टीप्लिसिटी पे और हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आगे ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे यूज होगा आगे मैं बताता रहूंगा। तो अगला आ रहा है बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अगला आ रहा है बॉन्ड एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मींस किसी बॉन्ड को डिसोशिएट मतलब ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है। कितनी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, उसे हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोशिएट, देखो नाम से पता चल रहा है, डिसोशिएट मींस ब्रेक करना, सेपरेट करना, ठीक है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी यूज होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट भी देख लो। इट इज डिफाइंड the amount of energy required to separate 1 mole of bond as to separate बोल रहे हैं, to break बोल सकते हैं, to break 1 mole of bond, ठीक है। ब्रेक ज्यादा अच्छा लगेगा। टू ब्रेक 1 mole of bond as to separate them gaseous atom is called bond energy और bond dissociation energy। तो bond energy होता क्या है, बॉन्ड एनर्जी होता है कि कितनी एनर्जी आप रिक्वायर्ड कर रहे हो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। कितनी एनर्जी हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में। दो एटम के बीच का देखो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने में कुछ तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में। जैसे मान लो आपने 5 किलो जूल, 10 किलो जूल या 15 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे नोट करके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी रिलीज होती है ऑलवेज, याद रखना, एनर्जी रिलीज। कभी भी बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी जो सिस्टम की रिलीज हो रही होगी, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत सारी स्टेटमेंट क्वेश्चनों में यूज होगा ये। बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेक के टाइम पर एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर आपको किसी का बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। और बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेक के टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब। तो बॉन्ड एनर्जी तो हो गया। अब इसके मेन होता है इनके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या है, पहला वही साइज ऑफ एटम, सेम ये बॉन्ड लेंथ का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ का क्या है, जस्ट अपोजिट। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो पहला फैक्टर वही है, फर्स्ट साइज ऑफ एटम। फर्स्ट फैक्टर क्या है, साइज ऑफ एटम, ठीक है। तो क्या बोलता है वही, देखो जितना बड़ा साइज
जितना बड़ा साइज, जितना बड़ा अगर साइज होगा तो बॉन्ड बताओ उतनी जल्दी टूटेगा या लेट। आपके पास एक स्टिक एक छोटी है और एक बड़ी, तो आपको पता है बड़ी स्टिक को तोड़ने में हमें हल्की सी एनर्जी या हल्की सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो बड़ा लेंथ होती है उसको हम इजीली ब्रेक कर देते हैं, और लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आप उसे हल्की सी एनर्जी दोगे और वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ का जस्ट जैसे बोल सकते हैं रेसिप्रोकल या अपोजिट है, कि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ब्रेक करने में। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, साइज ऑफ एटम है ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, greater the size of atom, okay, एटम का साइज जितना बड़ा होगा greater is the bond length, greater is the bond length and lesser is bond energy, lesser is बॉन्ड एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा एटम का साइज उतना ही ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ, यहाँ लेंथ लिखा है नीचे लिख देते हैं, ठीक है, एंड लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ तो हल्की सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सॉरी हल्की सी एनर्जी दो और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो एग्जांपल देख लो, वही सेम HF HCl HBr एंड HI। तो मैंने एटम की लेंथ भी रिप्रेजेंट करी, देख लो HF छोटा, फ्लोरीन छोटा होता है तो छोटी बॉन्ड लेंथ, क्लोरीन बढ़िया साइज, फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ का तो ये रहा ऑर्डर इंक्रीजिंग, और बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, कम एनर्जी में वो, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये क्या है, इसकी लाइन छोटी है और उसकी लाइन बड़ी, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो बॉन्ड एनर्जी का, किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का, कि जितना छोटा एटम का साइज उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो ये फर्स्ट फैक्टर था हमारा साइज ऑफ एटम। सेकंड वही आ रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो नेक्स्ट लाइन लेते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो अब देखते क्या होता है, वही मल्टीप्लिसिटी सिंगल, डबल और ट्रिपल। ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी हायर इज द बॉन्ड एनर्जी, इज द बॉन्ड एनर्जी। ये दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड हायर इज द बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी मींस सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, कि 3 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ही। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, कार्बन कार्बन ट्रिपल को। आपके पास 3 लकड़ी है और एक डबल है और एक सिंगल, तो किस में ज्यादा एनर्जी लगी तोड़ने में, 3 को जब ब्रेक करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, 2 में कम, सिंगल को इजीली आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, सेकंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। एंड थर्ड वन हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है ये पीछे बता ही दिया, हाइब्रिडाइजेशन अभी अभी यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गया, नेक्स्ट करते हैं, ये रहा। बस यहाँ पे देखो क्या था, ग्रेटर एस कैरेक्टर, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो अब शॉर्ट में ही लिख देते हैं नोट करके कि ग्रेटर इज एस कैरेक्टर, ग्रेटर इज एस कैरेक्टर, greater is the bond length,
ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ये ठीक है, ये वाला जो ये लिख रहे हैं 4 पॉइंट। ग्रेटर इज द एस कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया था। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और स्मॉलर इज द बॉन्ड, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, यहां तक तो बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया था। बताओ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम? तो ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम? तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने में। हायर इज द बॉन्ड एनर्जी, हायर इज द बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना छोटा बॉन्ड लेंथ और उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने में। ये इसका थर्ड फैक्टर था बॉन्ड एनर्जी का। तो अगला हम पढ़ेंगे, अभी तो फोर्थ भी कर लेते हैं इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ फैक्टर, ठीक है। तो ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलता है? ग्रेटर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, higher is the repulsion, higher is the repulsion, and smaller and lower is bond energy, and lower is bond energy, lower is bond energy। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे ओके एटम के ऊपर उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगी, क्योंकि लोन पेयर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, ठीक है। लोन पेयर क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे इतनी ज्यादा रिपल्शन, और जहां पे रिपल्शन ज्यादा होती है आपको ही पता है, अगर 2 लोगों के बीच में अगर रिपल्शन ज्यादा है तो आपको हल्की सी एनर्जी देनी पड़ेगी दोनों को सेपरेट, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है दोनों को अलग करने में। तो आपको ये चेक करना है कि किन की रिपल्शन चल रही है, और आपको क्या करना है? हल्का सा एफर्ट डालना है और वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है? देखो लोन पेयर वाला, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये लोन पेयर की क्या रिपल्शन है और कैसे एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो लोन पेयर कार्बन कार्बन की बात करें पहले, यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। कार्बन 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 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो बताओ हाउ मेनी लोन पेयर्स? यहाँ पे एक भी नहीं है तो 0, ठीक है, यहाँ पे 0। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो लोन पेयर कितने होते हैं यहाँ पे? तब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक नाइट्रोजन पे एक, दूसरे पे एक, तो लोन पेयर कितने? 1। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और बचे हुए 2 लोन पेयर। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स? 2। एंड नेक्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन लोन पेयर 1 2 3 इस पर एंड 3 इस पर। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर 0 थे एटम पे, यहाँ पे एक एटम पे ये रहा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो वहाँ पे कितने? 3। अब बताओ किस में रिपल्शन ज्यादा होगी? लोन पेयर का मतलब होता है, एक लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो वो दूसरे को भी रिपेल करेगा। यहाँ 3 को ज्यादा रिपेल करेंगे, 2 को, या 1 को, उसमें तो है ही नहीं। तो रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो आप हल्की सी एनर्जी दोगे उसका बॉन्ड ब्रेक करने में। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी कार्बन की, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा लोन पेयर उतनी ज्यादा रिपल्शन, और जहाँ रिपल्शन ज्यादा होती है वहां हमें हल्की सी एनर्जी देनी पड़ती है, ओके, कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करने में। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने की बात हो रही है, ठीक है।
तो जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा वहाँ पे बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और जहाँ पे रिपल्शन कम वहाँ पे बॉन्ड लेट ब्रेक होगा। तो इन सब में अगर कोई पूछे कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो किसकी होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? तो इसका था फोर्थ फैक्टर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ हम ये लैटिस एनर्जी भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लैटिस एनर्जी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ये वर्ड आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पे कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एनर्जी होती क्या है, तो पहले स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of solid ionic compound 1 mole of solid ionic compound as to separate them into ions। ठीक है, तो लिखा है इट इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ, या सॉलिड आयनिक कंपाउंड बोल लो, या 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड एज टू सेपरेट देम इनटू गैसियस आयन। अब आपको पता है आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl इस चैप्टर की पहली वीडियो में ही पढ़ा था। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तब कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को हो मेटल से नॉन मेटल, जैसे कि एग्जांपल NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl के जो एटम्स हैं उनके बीच में भी देखो बॉन्ड बना हुआ है जो आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसे हम लैटिस बोलते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसे लैटिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैटिस कर रहा है क्रिस्टल लैटिस मींस ऑर्डरली अरेंजमेंट जिनका होता है, और जिसका ऑर्डरली अरेंजमेंट और रेगुलर पैटर्न, या बोल सकते हो जो क्रिस्टलाइन नेचर शो करे, और ऐसे आयनिक कंपाउंड ही होते हैं। तो लैटिस वर्ड वहां पे यूज होता है जिनका ऑर्डरली अरेंजमेंट और रेगुलर पैटर्न होता है। और ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जनरली आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उन्हें लैटिस एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड लैटिस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि NaCl की लैटिस एंथैल्पी कितनी होती है। एग्जांपल, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl होती है -788 किलोजूल पर मोल। कितना होता है, 788 किलोजूल पर मोल। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन कि लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl -788 किलोजूल पर मोल। और नेगेटिव साइन यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द प्रोसेस इज, बताओ नेगेटिव किसके लिए यूज होता है, एक्सोथर्मिक। इंडिकेट्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक को। तो काफी इंपॉर्टेंट है। लैटिस एनर्जी किन्हें बोलते हैं, जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में या सेपरेट करने में लगती है उसे हम लैटिस बोलते हैं। ठीक है, और लैटिस का कोई पूछे कि मतलब क्या होता है, लैटिस में जो रेगुलर अरेंजमेंट और ऑर्डरली पैटर्न और रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं उन्हें हम लैटिस बोलते हैं। जो कि सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन अमोर्फस उसमें हम पढ़ते भी है सॉलिड स्टेट में। तो लैटिस एनर्जी क्लियर, और बॉन्ड एनर्जी भी। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा बॉन्ड एंगल। ठीक है, हमने बॉन्ड लेंथ देख लिया कि बॉन्ड लेंथ कौन बड़ा होता है कौन छोटा। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बॉन्ड एंगल्स, थर्ड मींस नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। बॉन्ड एंगल नाम से पता चल रहा है आपको बॉन्ड एंगल। तो पहले स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड
द एंगल represented between the lines of direction of bond. एंगल रिप्रेजेंटेड बिटवीन द लाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड की डायरेक्शन और लाइन को रिप्रेजेंट करना बॉन्ड एंगल कहलाता है. सिंपल सा, आप सबको पता ही होगा CH4 जो कि हमेशा ही पढ़ते हो, टेट्राहेड्रल शो करता है. उससे पहले बॉन्ड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक तो डिग्री में लिखते हैं हम, डिग्री, यहाँ पे मिनट भी करेंगे और सेकंड में भी, मिनट एंड सेकंड, डिग्री, मिनट एंड सेकंड. फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन जो कि टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, और यहाँ टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल, ईच बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट. ये डैश का मतलब है मिनट, ठीक है. 109 डिग्री 28 मिनट. तो कोई पूछे CH4 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट. दूसरा एग्जांपल जैसे कि BF3, तो ये रहा फ्लोरीन, बोरोन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. ट्राइगोनल प्लेनर, ये सारी शेप हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाली है. तो यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 120 डिग्री. और एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी तो आगे पढ़ेंगे. एंगल BeCl2 जो कि होता है लीनियर. अरे यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, कितना होता है? 180 डिग्री. ओके, तो इसे आप नोट कर लो. हम अगले टॉपिक पे आते हैं. तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड एंगल को याद रखना, डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों पे ही रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है. और आगे हम पढ़ेंगे मीन्स आगे VSE पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, उन सब में भी एंगल्स वगैरह एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है उसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है. दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और ट्रिपल. द बॉन्ड ऑर्डर इट इज डिफाइन द नंबर ऑफ bonds between two atoms. Number of bonds between two atoms is called bond order. दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं. एग्जांपल के लिए, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? सिंगल, तो बॉन्ड ऑर्डर 1. ऑक्सीजन के बीच में डबल, तो बॉन्ड ऑर्डर 2. नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है. ये बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3. बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट्स में भी आता है 0.5 1.5 जो कि हम MOT में पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग में. काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है. तो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या है? दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं बेसिकली. तो इसके फैक्टर्स कुछ नहीं है, एक बेसिक सा याद रखना कि ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, हम अभी पढ़ के आए, मतलब ट्रिपल जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? हायर इज द बॉन्ड एनर्जी, हायर इज द बॉन्ड एनर्जी. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी. और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देख लो क्या रिलेशन होगा दोनों में. ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए,
तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो स्मॉलर इज द बॉन्ड, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। तो आज हमने पढ़ा है बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एंगल किसे बोलते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल के फैक्टर्स हमने नहीं करे, हम फैक्टर नहीं, डायरेक्ट लोन पे रिपल्शन, जो कि हम VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने वाले हैं, एंगल्स को तो थोड़े अच्छे से डिटेल में, ठीक है। और लास्ट था हमारा बॉन्ड ऑर्डर, और बीच में हमने लैटिस एंथैल्पी भी पढ़ा था। अब हम केमिकल बॉन्डिंग की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसे इतने नोट कर लो।